उसके एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो हमको मिलना चाहिए या जिस तरह की फैसिलिटीज़ या केयर उनको मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मेडिकल सिस्टम रोबस्ट हो और हमारे सिटीजन्स की लाइफ की जो वैल्यू है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किए बिना। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हो सकता है कि इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो आज कोशिश करेंगे सरकार का ध्यान इस चीज़ पे खींचने की कि नर्सिंग ऑफिसर जो हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं, वो किन दिक्कतों से गुजर रहे हैं, क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और क्यों उनको रेगुलराइज करना हमारे एक मेडिकल सिस्टम के लिए, एक अच्छे मेडिकल सिस्टम के लिए और हर सिटीज़न की जो राइट टू हेल्थ है उस फंडामेंटल राइट के लिए कितना ज़रूरी है। हमारी जो कुछ मांगे हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ हैं जो काफ़ी टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको अब इतना वर्क एक्सपीरियंस आ गया है कि पेशेंट केयर कैसे करना है, कैसे वो घंटों तक ओवर टाइम करते हैं जबकि उनको कोई ओवर टाइम पे नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो उनका रेगुलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का रेगुलराइजेशन, ये हमारी पहली मांग है कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान 8 से 9,000 कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि वो पहले अपने घर में प्रॉपरली वो सारी सर्विसेज उन्हें मिले, ताकि जब वो हॉस्पिटल आए या वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाएं तो वो मरीज़ों को या जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेवाएं दे पाए। तो रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट से एम्प्लॉय किया जाता है तो इनकी जो सैलरीज़ हैं वो टाइमली इनको नहीं मिलती हैं। कई बार इनको सैलरीज़ 2-2, 3-3 महीने में एक बार मिल रही होती हैं। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी देखें तब भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज हैं उनको बहुत कम वेज मिल रही है, वो मिनिमम वेजेस के ब्रैकेट में भी फॉल नहीं कर रहे हैं। जो फिगर मेरे पास आया है लिटरली 7,377 रुपीज़ अ मंथ, ये हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ की सैलरी है एक महीने की। तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है ये सैलरी, बिकॉज़ हम मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कई बार अमेंड भी हो चुका है, 2023 में भी आ चुका है। और इस सैलरी में आज के टाइम में, इस इन्फ्लेशन में एक घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो हम अपने नर्सिंग स्टाफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि इस सैलरी के साथ वो कैसे काम कर पाएंगे, जबकि उनका जो काम है वो खाली 8 घंटे तक भी सीमित नहीं है। कई बार वो 10-12 और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमने कोविड में देखा है कि उन्होंने 24 आवर्स तक सर्विसेज दी हैं। तो इस सर्विस जो इनकी सैलरीज़ है, ये एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नर्सिंग, जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उनको एक नर्सिंग अलाउंस या हेल्थ रिस्क अलाउंस देना। तो जब सैलरीज़ ही इतनी कम है जो मिनिमम वेजेस के प्रोविज़न के हिसाब से नहीं है, तो नर्सिंग अलाउंस और हेल्थ रिस्क अलाउंस के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आई थिंक अब टाइम आ चुका है, हम 2025 में जी रहे हैं और इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें, ह्यूमन राइट्स को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले, और नर्सेज़ की राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करें। क्योंकि नर्सेज़ जो हैं वो एक मेडिकल सिस्टम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटीग्रल पार्ट है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारा मेडिकल सिस्टम कभी भी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट नहीं हो सकता। तो उनके लिए हेल्थ रिस्क कवर या हेल्थ रिस्क अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ओवर टाइम, आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अगर एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हो, क्योंकि राजस्थान में कोई सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग नहीं है, तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हो जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करे, तो हम सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे जो नर्सेज हैं वो अपनी सर्विसेज भी प्रॉपर्ली दे पाएंगे
और वो प्रॉपरली एलिजिबल, क्वालिफाइड, ट्रेंड और स्किल्ड नर्सेज होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअली नर्सेज को रखें तो हम सिटीजन्स की राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राइट टू हेल्थ जो हमारे फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा है उसको स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज किया जाए। जिस तरह की घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में, या जो मेडिकल नेग्लिजेंस की बातें आ रही हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपने जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है या फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करें, रिकॉग्नाइज करें कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे केयर करना है, तो उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी भी जो मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि वो भी एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी सर्विसेज को कर पाए। और कॉन्ट्रैक्चुअल जो नर्सेज हैं जो काफ़ी टाइम से, लंबे समय से कॉन्ट्रैक्चुअल पे काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। सो एक सेफ और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट हम सबका राइट है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स को इसमें से बाहर छोड़ देना ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो डेफिनेटली इस ओर भी हमें देखना चाहिए। इसके अलावा जो वर्कलोड रैशनलाइजेशन है उस पर भी डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग होना ज़रूरी है। आई थिंक अगर डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग होगा और उसके अपने रेगुलेशन के रूल्स वगैरह होंगे तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में सुधार आएगा। सो जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उनकी ये मांगे हैं आज की, इसके साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ। आगे ले लो, कुछ से आगे दोनों थे। कर देना भाई लोगों एक मिनट सुना, हम भी लगा लेते हैं। हाँ आप भी लगाओ जी, थोड़ा आ गया विस्तार में अपनी जिन जिन मांगों को लेकर प्रेस वार्ता करें। तो एक सेकंड बोल करें। हाँ, आज किन मांगों को लेकर आपने प्रेस वार्ता की, क्या कुछ प्रमुख मांगे? हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग है कि 2009, 2013, 2018 और 2023 में पूर्व में जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां हुई है वो मेरिट और बोनस के आधार पे हुई है, लेकिन कोचिंगों के कुछ दलाल सक्रिय हो गए हैं। पूरा रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा यार थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की प्रेस वार्ता में प्रमुख मांग है कि जो 2009, 2013 और 2018-23 के अंदर पिछले जितने भी वर्षों में जो नर्सिंग ऑफिसर भर्तियां हुई है वो मेरिट और बोनस के आधार पे हुई है। हमारे संविदा निविदा कर्मचारी लंबे समय से 10-10, 15-15, 8-8 सालों से एक बोनस के लिए अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। आज के समय में उनका घर चलाना मुश्किल है। 7,677 रुपये के अंदर पेट्रोल डीजल जैसी महंगाइयों को बढ़ते हुए इतने अल्प वेतन में अपना व्यवसाय, अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी को देखते पहले जो NHM से और CHO से जो लिखित में, रिटर्न में, एग्ज़ाम में भर्तियाँ होती है, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन प्रदेश की जितने भी नर्सिंग कोचिंग सेंटर हैं उनके दलाल अब एक्टिव हो चुके हैं और जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां पूर्व में मेरिट और बोनस से होती थी उसको लिखित कराने में धरना दे रहे। मैं उसका राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और हम सरकार से मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी एक लेटर दे के आऊँगा, ज्ञापन के माध्यम से मांग करूँगा कि आगामी भर्तियाँ भी मेरिट और बोनस से की जाए, जिसको लेकर हम दलालों की इन दुकानों को जल्दी ही बंद कर देंगे। अगर इन्होंने समय रहते दलाल बंद नहीं की तो इसका भी हम उजागर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हम इसके पीछे लगे हुए हैं, इनके जो भी सबूत हैं हम लाएंगे कि कौन कौन इसमें दलाल है। और हमारी दूसरी मांग है कि जो एजेंसियां प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रही है
और जब हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देते हैं और उस पर कार्रवाई के आदेश होते हैं डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उन्हीं एजेंसियों का सपोर्ट करते हैं। आप बताएं 7,677 रुपये में कर्मचारी काम कर रहा है, उसका साल भर नहीं होता, 2 साल पूरे नहीं होते, उससे पहले उसको हटाकर और बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जब ईमानदारी से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसकी जगह दूसरा कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता। और जो सरकार ने हमारा मानदेय फिक्स कर रखा है वो भी एजेंसी हमें पूरा नहीं दे रही है, तो इस भ्रष्टाचार का कब उजागर होगा? हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं, हमने कई बार धरनों के माध्यम से अवगत भी कराया है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल एजेंसियों के दलाल बने हुए हैं, वो उनका पक्ष लेते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहता हूं कि इस मामले में संज्ञान ले और कार्रवाई के निर्देश करें। आपका नाम बताओ। प्रदीप चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन। एक बार हटा लीजिए, आपका फोन हटा लीजिए, यहाँ लगो। एक घूम पर रख दो। और करें। हाँ मैम, न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, कितनी अभी इनको दिया जा रहा है, आगे क्या मांग रहेगी आपको? मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से अब जो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से अब जो ESIC कर्मचारी हैं उनका मिनिमम वेज 15,000 रुपये है। EPFO एक्ट भी यही कहता है कि 15,000 मिनिमम वेज है, तो कम से कम इतना तो मिनिमम वेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नर्सिंग ऑफिसर को भी सिर्फ 15,000 मिलना चाहिए। अगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर हैं वो एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर की सर्विसेज दे रहे हैं तो उनका वेतन भी एज़ पर रिपोर्टेड जजमेंट, जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, तो उनकी भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ जितनी ही सैलरी होनी चाहिए। सो आई थिंक मिनिमम वेजेस से आगे बढ़कर हमें उस सैलरी के बारे में सोचना चाहिए, जबकि आज वो जिस पे कर रहे हैं वो तो मिनिमम वेजेस भी नहीं है। सुमित्रा चौधरी, एडवोकेट। अच्छा हाँ, प्रेस नोट दो ना, लिफाफे में पड़ेंगे ना, दो सब तो एक रख लेना फोटो कॉपी के लिए, इसकी फ़ोटो खींच लेना एक की, दोनों पेज की। और सभी को बोलो नाश्ते चाय की व्यवस्था है, उधर जाके बोलिए सबको। सुनो उन भैया, आप जाओ उधर नाश्ते के लिए बोल के आओ पहले। इसकी फोटो कॉपी करवा लो और वो गिरीश जी के पास। गिरीश जी के पास चल जाए अंदर चैम्बर में। दे रहे हैं एंट्री के लिए मैंने डायरी पेन सर मुद्दों को लेकर के आज वो हमसे बात करेंगे, मुद्दों को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन जो मुद्दे थे, फोटो ले लीजिए। हाँ, रेगुलराइजेशन, जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है जो काफ़ी टाइम से एज कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो उनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। नर्सिंग जो है उसमें अदर देन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि आप विद एक्सपीरियंस ही पेशेंट को केयर करना, हैंडल करना सीखते हैं, तो डेफिनेटली इसका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये था कि मिनिमम वेजेस के अंडर भी ये फॉल नहीं कर रहे हैं, इनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत कम है और 7,500 रुपये भी नहीं। सो ये सैलरीज मिनिमम वेजेस के एक्ट के वायलेशन में है, तो इनकी सैलरीज भी बढ़नी चाहिए। तीसरा ये था कि इनको जो ओवर टाइम या कहीं इनको ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उसका भी कोई पे नहीं होता है, वो भी ये अपने आउट ऑफ पॉकेट बेयर कर रहे हैं इसको।
और ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जहाँ पे कि इनके लिए कोई हेल्थ केयर या फिर कोई इंश्योरेंस हो, तो वो भी नहीं है। सो अगर हम अपने नर्सिंग स्टाफ को ही ढंग से टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो रोबस्ट होगा। तो ये कुछ मांगे हैं। इसके अलावा जो आई थिंक इनको एज एक्सपीरियंस जो एग्ज़ाम्स से भर्ती होने वाली है उसमें इनके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाना चाहिए, ये इनकी मांग है, जो डेफिनेटली जायज़ है क्योंकि एक्सपीरियंस किंग होता है। हमने भी देखा है कि वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो इनको काम करना है, अगर इनका ऑलरेडी इसका वर्क एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली इसके पॉइंट्स ऐड होने चाहिए। जी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है तो राइट, वो एग्ज़ाम लिखने का अधिकार तो उसको भी है, बट उनको एडिशनल पॉइंट्स इसलिए मिलने चाहिए बिकॉज उनको इसमें वर्क एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी इस कार्य पे काम कर चुके हैं, एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर। और से जाके लिखवाओ यार पर्सनली। सो यूनियन की तरफ से लेटर रिप्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने, और इन मांगों को भी इंक्लूड करके अब एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन देंगे हम गवर्नमेंट को ताकि इसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि 8 से 9 हज़ार कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए और उनके एक्सपीरियंस को बराबर जो वैलिडेशन है वो दिया जाए। चिकित्सा मंत्री वगैरह से जी, चिकित्सा मंत्री को दिया है इन्होंने किया। ये क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुमित्रा चौधरी। राजस्थान में संविधान के तहत मिनिमम सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट सर, 1 मिनट हुआ देखिए मेरा एंड हो जाने दो। यस, देखिए भी कई मांगों को लेकर इन्होंने प्रेस वार्ता करी और तमाम मांगों को लेकर के इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बने रही मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ महाराष्ट्र सिंह पॉलिटिकल बाइक में ना उनको बोलो मैडम कि थोड़ा पर्सनल भी ले लेना है। आज रास्ता नर्सिंग यूनियन है उन्होंने आज की बात कर लेते हैं क्या क्या इनकी मांगे, क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले तो भारत का आपका स्वागत है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप प्रेस बात करते हैं? सो आज की वार्ता के मेन मुद्दे जो हैं वो था रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। सो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स का रेगुलराइजेशन होना चाहिए। काफ़ी समय से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इनके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर की सेवाएं दे रहे हैं, तो इनका अब रेगुलराइजेशन हो जाना चाहिए। दूसरा, मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी वायलेशंस हो रहे हैं। जो सैलरीज़ इनको पे होती है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो बहुत ही कम है, जो 7,500 रुपये भी नहीं है। सो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर ये भी बढ़नी चाहिए डेफिनेटली। और जो सैलरीज़ हैं वो इनको 3-3, 4-4 महीने में भी कई बार नहीं मिल रही होती हैं, तो ये भी रेगुलर आनी चाहिए। ये आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग का राइट है कि अगर वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी सैलरी रेगुलरली आनी चाहिए। सो दूसरी मांग ये थी। तीसरा कि उनकी जैसे जैसे ड्यूटी लगती है तो उस हिसाब से उनको ट्रैवल अलाउंस दिया जाए और उनको एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी दिया जाए, सो दैट कोई अलाउंस हो, हेल्थ अलाउंस, सो दैट वो भी अपनी टेक केयर कर पाएँ, तभी वो हमारे सिटीजन्स की टेक केयर कर पाएँ। नर्सिंग यूनियन की हमेशा प्रॉब्लम रही है या तो उनकी वेतन विसंगति को लेकर हो, कम वेतन दिया जाता है और समय पर नहीं आती है, ठेका प्रथा है वो भी है, उसको लेकर क्या? सो इस बारे में राजस्थान स्टेट में स्पेसिफिकली रूल्स फॉर्म हुए थे। कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ है उनको लेकर रूल्स फॉर्म हुए थे 2022 में। सो इवन अगर एज़ पर दोज रूल्स हम देखा जाए तो देखें तो इट इज़ टाइम एप्ट है कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। और एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग की मांग ज़रूर करी थी कि एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हो, बिकॉज कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो डेफिनेटली इन सारी सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आएंगे और ये सर्कमस्टांसेस बेटर होंगे। तो आई थिंक एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग होगा तो एक बेटर फ्रेमवर्क होगा जो सुपरवाइज करेगा इस चीज़ को। तो ये मांगे। हाँ, वो पहुँच गए, एक बार उनको बोल दीजिएगा। अभी हम बैठ के इस पे एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और फिर वो रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को भी देंगे एंड चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी देंगे।
प्रदीप जी, नर्सिंग ऑफिसर जो यूनियन है उसकी कई समस्याओं को लेकर लंबे समय से इनकी मांगे की जा रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व में 15 सालों से जो वैकेंसियाँ हो रही है वो मेरिट और बोनस के आधार पे हो रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि आगामी भर्ती भी मेरिट और बोनस के आधार पे हो। और जो कोचिंगों की जो दलालियाँ जो सड़कों पे आ गई है कि लिखित से कराया जाए, तो यूनियन इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और हम इनकी दलाली को नहीं चलने देंगे। ये किसान के बेटों को लाख लाख रुपए फीस लेके कोचिंग कराने के लिए लिखित की मांग कर रहे हैं, तो हम ऐसा राजस्थान में नहीं चलने देंगे। इनकी दुकानें हम बंद करके रहेंगे। दूसरी हमारी मांग है, दिवाली का समय है, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दिवाली बोनस दिया जाता है, पर हमारे संविदा निविदा पर लगे हुए कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट कर्मचारियों को आप ड्रेस के भत्ते की देखो, आवास भत्ता दिया जाता है, दिवाली बोनस दिया जाता है। और एक संविदा निविदा पे जो कर्मचारी काम कर रहा है प्रदेश में, मजबूती से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अगर आज कोई काम कर रहा है तो वो निविदा पे लगा हुआ कर्मचारी काम कर रहा है, जो प्लेसमेंट के माध्यम से लगे, उनकी सैलरी है 7,677 रुपये, जो एक मजदूर से भी कम है। ये तो वो बात हो गई कि ऊँट के मुँह में जीरा डाल दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो आपने जो मानदेय जो फिक्स कर रखा है, कम से कम वो एजेंसी से वो तो पूरा दिलवा दीजिए इनको। आप दिवाली बोनस तो नहीं दे पा रहे, लेकिन इनसे इनका मानदेय तो पूरा दिलाइए आप। आपकी नर्सिंग कर्मियों की मुख्य समस्या रही है कि आपकी सैलरी टाइम पर नहीं आती है और एक जो आपको ठेका प्रथा पे लगे, क्या इसको लेकर आगे क्या सरकार से आप स्थायी जॉब की मांग करेंगे? हम सरकार से लगातार इसको मांग को कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों के खिलाफ हम शिकायतें भी करते हैं, हम कार्रवाई की मांग भी करते हैं, पर जो संबंधित अधिकारी है वो उन्हीं के पक्ष में फैसला लिया जाता है। कहीं ना कहीं अधिकारियों के एजेंसियों की मिलीभगत है। इनकी मिलीभगत से आज निविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और जब एजेंसियों के खिलाफ कोई बोलता है, कर्मचारी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो उसे दबा दिया जाता है कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, हम आपका बोनस नहीं होने देंगे, हम आपका भविष्य खराब कर देंगे। एजेंसियों की धीरे धीरे दादागिरी खत्म होती जा रही है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री का धन्यवाद देता हूँ कि आज तक जो भी हमने नर्सेज यूनियन की मांगों को उन तक पहुँचाया है, उस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया है, लेकिन अधिकारी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों पे एक बार ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम जो संगठन हैं चिकित्सा विभाग के, उनकी वार्ता करनी चाहिए, एक बार बिठा के मीटिंग करनी चाहिए चिकित्सा मंत्री महोदय को। उससे जो चिकित्सा विभाग में जो कमजोरियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो सामने आएगी। अब आके आपकी क्या मांगे रहेंगी, क्या रणनीति रहेंगी, कैसे करना चाहिए? हम दीपावली के बाद एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उसके माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे कि जो हमारी जायज़ मांगे कम से कम ये तो पूरा कीजिए। हम लगातार इसको संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान भी ले। सरकार तो अधिकारियों के पक्ष में काम कर रही है, अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं, अब हम किसके पास जाएं? तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और निविदा कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। तो प्रदीप जी ने हमें बताया नर्सिंग ऑफिसर की जो समस्या है सरकार के सामने रखी, तो आने वाले समय में अपनी जो जायज़ मांगे को सरकार को सुन दिया है, आगे पत्र में लिखा है। अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर वापस से बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को उसको करने की जरूरत है। कैमरा मैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश सवानी, भारत रफ्तार। एक बार बैठ जाइए ना। हाँ, एक मिनट ये ले ले वीडियो, बस वीडियो लेंगे केवल। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आपकी बार भी बता दें कि इनको CSR में जो किया जाए। हाँ, ये बात नहीं आप लिखित का विरोध मत करो ज़रा। पोस्टिंग जो आ रही है।
प्रेस वार्ता की क्या मांग है? राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की आज राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन ने आज प्रेस वार्ता की है, क्योंकि कोचिंगों ने एक तरफ शहीद स्मारक पर धरना दिया है कि आगामी भर्ती लिखित से हो, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और हमारे बीच में आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुमित्रा चौधरी जी भी आए। हम इनका भी धन्यवाद देते हैं कि हमारी सारी मांगें ये विस्तार से नियम और कानून से बताएंगे। और जो हमारी मांगें हैं, हम चाहते हैं कि जो पिछले 15 साल से जो भर्तियाँ हो रही है वो सभी संविदा पे जो संविदा निविदा कर्मचारी लगे हुए थे उनके बोनस के आधार पे हुई है। तो आगामी भर्ती भी हम चाहते हैं कि मेरिट और बोनस के आधार पे ही हो। हम NHM और जो अन्य भर्तियां हैं जो लिखित से होती हैं, हम उनका कभी विरोध नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारी भी सुने। जो हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, 5 साल 10 साल से हम जो काम कर रहे हैं, हमारी भी पीड़ा को समझा जाए कि अल्प वेतन में हम आज के जो इस महंगाई के युग के अंदर हम अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग पर RLTC बोर्ड का गठन तो किया, लेकिन अधिकारी उसको प्रक्रिया नहीं चालू कर रहे। तो मेरी ये भी मांग है कि जो कर्मचारियों को उसमें शामिल करने की मांग थी उसको पूरा किया जाए, वो अधूरी पड़ी है प्रक्रिया। और जो वेतन भत्ता है जो सरकार ने जो फिक्स कर रखा है मानदेय, वो भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। एजेंसियों की मनमानी चल रही है। एजेंसियों के खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है तो उसको दबाने की एजेंसियां पूरी कोशिश करती है, जिसमें अधिकारी उनका साथ देते हैं। एजेंसियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर में कर्मचारी हटाए। हमने उनकी मांग की, उनके खिलाफ कार्रवाई की। उनके मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश तो जारी कर दिए, पर प्रिंसिपल महोदय उन्हीं के पक्ष में जवाब देते हैं, मुख्यमंत्री को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये भजनलाल सरकार है, ये अधिकारियों से कभी भ्रमित नहीं होगी। समय लगेगा पर उन पर कार्रवाई अवश्य होगी, हमारी उम्मीद है भजनलाल सरकार से। और जो शोषण मानदेय का है, ये भी सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी, हमें विश्वास है। धन्यवाद। प्रदीप चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन। मैडम बताइए आज। सो बेसिकली इक्वल पे के ऊपर था कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनका जो पे है वो बहुत कम है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर भी फॉल नहीं करता है, इतना कम है। सो हम उसको सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से ना देखकर जो काम वो एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर होनी चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनको रेगुलराइज करने के बारे में भी देखना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स हैं 2020 के, उनको वर्ड, लेटर एंड स्पिरिट सब में लागू करना ज़रूरी है। ऑल्सो कोई हेल्थ इंश्योरेंस या कोई ऐसा अलाउंस इनको अलग से नहीं मिलता है इनकी टेक केयर के लिए, तो इस तरह का कोई इंश्योरेंस भी इनको डेफिनेटली मिलना चाहिए। इनको कोई ट्रैवल अलाउंस भी नहीं मिलता है, कई बार इनकी ड्यूटीज़ बदल के दूर जगहों पे रख दी जाती है, तो वो भी नहीं मिलता है। ओवर टाइम पे नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं जिसके लिए कानून तो है, लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। नाम बताइए। एडवोकेट सुमित्रा चौधरी।